गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माई डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज 1 अक्टूबर 2020 है, दिन है थर्सडे। वोल्टेयर ने कहा है कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, राइट। बहुत सारे लोगों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल फाइंड दैट कॉमन सेंस का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हम नहीं करते और इसमें इतने एक्सपर्ट भी नहीं हैं। भले ही ये कॉमन सेंस है लेकिन बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की ताकत है कॉमन सेंस में। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। इट्स फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स को कवर कर लेता है। 8 अक्टूबर तक ईएमआई की ऑफर अवेलेबल है। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हिट द लाइक बटन इफ़ यू लर्न समथिंग फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्लिक करें सब्सक्राइब बटन को। हिट द नोटिफिकेशन बेल। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहला जो एडिटोरियल है ये टाइम्स ऑफ इंडिया में से है, दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस। ये दोनों आर्टिकल्स एक टॉपिक के ऊपर है, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वर्डिक्ट जो कल आया है उसको एनालाइज करेंगे। फिर क्वाड के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है और ये आर्टिकल जो इससे पहले की हमारी डिस्कशन है उससे अलग है। इसमें एड ऑन वैल्यूज़ जो हैं वो एड ऑन करने वाला एक आर्टिकल है, इसलिए मैंने इसको ऑन बोर्ड लिया है। और हमारे विजय गोखले साहब जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने ये आर्टिकल को लिखा है, द चैलेंज ऑफ चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हेल्थ के ऊपर। और फिर जो हथरास में जो हुआ, आई एम श्योर आपको पता होगा, वहाँ पर एक रेप और मर्डर केस हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मीन्स पुलिस का जो रोल है उसके ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। तो लेट्स स्टार्ट विथ नो वन फेल्ड इट। किसी ने इसको नहीं गिराया है। और यहाँ पर है एक प्रश्न, क्या किसी ने इसको नहीं गिराया है? हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के बारे में। 28 साल पहले की बात है, राइट। प्रिसाइसली 6 दिसंबर 1992 का ये इंसिडेंट है और आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता है। तो आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था एंड थिंग्स लाइक दैट। आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं और ये एक बहुत ही फेमस तस्वीर है। वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इसके ऑडियोज़ अवेलेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सीबीआई ने 1993 में एक साल के बाद, ये 1992 में ये इंसिडेंट हुआ और एक साल के बाद पहली चार्जशीट फाइल की। उसके बाद सप्लीमेंट्री यानी कि एडिशनल चार्जशीट जो है वो 1996 में फाइल की गई। और एक लंबे टाइम से ये जो केस है ये अलग अलग कोर्ट्स में ड्रिफ्ट होता रहा। ट्रायल कोर्ट में गया, फिर इलाहाबाद कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर ट्रायल कोर्ट में। तो लगभग आप कह सकते हैं 3 दशक जितना वक्त लग गया एक केस को फाइनलाइज करने में, एक केस के एंड तक पहुंचने में। और ये भी इसका अंत नहीं है। क्यों अंत नहीं है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली जो एक वर्डिक्ट आया है, जो वर्डिक्ट ये है कि जितने भी इसमें बड़े बड़े नाम या फिर बड़े छोटे जितने भी नाम थे, लगभग कुछ 32 लोग थे, जिसमें एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और दूसरे ऐसे जो लीडर्स हैं, इनके खिलाफ कोर्ट को कोई ऐसे खास कॉन्स्पिरेसी के एविडेंस नहीं मिले। एक जस्टिस लाइबरहान कमीशन बिठाया गया था और इस कमीशन ने पता है क्या कहा? इस कमीशन के रिपोर्ट ने यह बताया कि ये जो क्लेम किया जा रहा है कि ये ऑल ऑफ द सडन एक स्पॉन्टेनियस रायोट था, ये कोई प्लानिंग नहीं था, इसमें कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। ऑल ऑफ द सडन लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने इस बिल्डिंग को, इस मस्जिद को गिरा दिया। इस कमीशन का रिपोर्ट ये कहता है कि ना तो ये स्पॉन्टेनियस था, ना तो ये वॉलेंटरी था, इसको प्लान किया गया था, राइट। एक थरो प्लान इसका किया गया था, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक रिपोर्ट का अगर ये कहना है, कमीशन ने, एक जस्टिस लाइबरहान कमीशन जिसमें ऑलरेडी एक जस्टिस थे, यानी कि एक जज के अध्यक्षता के तहत एक कमीशन ने एक रिपोर्ट डिलीवर किया। और इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि ये जो बात बताई जा रही है स्पॉन्टेनियस या फिर स्पॉन्टेनिटी की, तो ये बात गलत है, इसको प्लान किया गया था। तो कोई ना कोई तो इसमें इन्वॉल्व था ही या फिर हैं।
और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जुडिशियल प्रोसेस जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अब इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले जाया जा सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इसको ले जाया जा सकता है। और प्रश्न ये भी उठता है, कई बार हमने इस लाइन को सुना है, डिस्कस किया है, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। 30 सालों के बाद या फिर 40 साल 50 साल के बाद अगर कोर्ट से न्याय मिलता भी है, सो कॉल्ड आप कह सकते हैं कोर्ट जो हैं वो कोई एक डिसीजन सुनाती हैं, तो क्या उस न्याय की इम्पैक्ट जिस व्यक्ति या फिर जो समुदाय हैं या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या उनको जेन्युइनली न्याय मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं? द आंसर इज ऑफ कोर्स नो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 50 साल के बाद अगर आपको बताया जाए कि आप निर्दोष थे, या फिर बताया जाए कि आपको कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए क्योंकि आप विक्टिम हैं, आप पीड़ित हैं, तो 50 साल के बाद आपने अपना जीवन जी लिया है, अपने सारी चीज़ें भूल दी हैं, पीछे रख दिया है ये पूरा केस, और उसके बाद आपको मदद भी मिलती है, तो उस मदद का क्या फ़ायदा? अब ये जो डिले प्रोसेस है, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमारे देश में कुछ बड़े बड़े इश्यूज़ की बात करें एज फार एज जुडिशरी इज़ कंसर्न, तो सबसे पहले तो पूरी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन से लेकर, और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन के साथ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये पुलिसिंग की 2 ब्रांचेस हैं, इसको हमें अलग करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो हैं उनका ये काम होना चाहिए कि क्राइम ना हो या फिर कम से कम हो, प्रिवेंशन के ऊपर काम करना है। और जब एक क्राइम हो जाता है तो वो थरोली एक अच्छी तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन हो, साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। सारी चीज़ें अगर पुलिस जो अच्छी तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट करेगी तभी जुडिशरी इसके ऊपर डिसीजन ले पाएगी, राइट। तो यहाँ पर के जो पुलिसिंग के जो इश्यूज़ हैं, पुलिस रिफॉर्म्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जुडिशरी की बात करें तो जजेस की वैकेंसीज़ हैं, फिर कुछ ऐसी पुरानी प्रोसीजर्स हैं, वकील का पेट ख़राब है और वो बता देंगे कि आज के लिए एडजर्न किया जाए, तो कोर्ट का वक्त ऐसे बर्बाद किया जाता है कि वकील साहब को कहीं पर शादी पर जाना है तो एडजर्नमेंट मिल जाता है, मीन्स कोर्ट जो है उसको नई एक नई डेट की मांग करते हैं। और इस प्रकार से केस जो है वो हमेशा चलता ही रहता है और नए नए केसेस आते रहते हैं और फिर इसका बोझ जो है वो बढ़ता जाता है। तो पूरा जो ऑपरेशन है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी अलग अलग स्टेजेस है, सारे के सारे स्टेजेस अगर क्लीन नहीं होंगे तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम डिले भी होगा, जस्टिस और क्वालिटी ऑफ जस्टिस भी डिलीवर कोर्ट नहीं कर पाएगी। और जहाँ तक रायोट्स की बात करें तो हमारे देश में रायोट में प्रोसिक्यूटिंग कम्युनल रायोट्स ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो इट इज़ एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब ये होता है कि बहुत ही ख़राब प्रदर्शन है हमारा यहाँ पर। इसीलिए हमारे देश में जो रायोट के टाइम पर वे सारे लोग जो अकेले अंधेरे में जाने से भी डरते हैं, वो रायोट में एक बाहुबली की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। फेस के ऊपर कुछ कपड़ा उन्होंने पहना हुआ है, किसी को भी पत्थर मार दिया, कुछ भी कर लिया, इतनी सिस्टम के पास ही ताकत नहीं है कि आपको आपको कोर्ट के कटघरे में खड़ा रखकर आपको सज़ा दी जाएगी। तो इसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन सारे रायोटर्स का। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये जो एडिटोरियल है उसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि फेलियर टू अनकवर द सीरियस वायोलेशन ऑफ 1992 विल रिमेन ए ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ये हमारी लोकतांत्रिक सेवा या लोकतांत्रिक जो हमारी सिस्टम है इसके ऊपर एक काले दाग की तरह अगर ये फेल रहा, अगर इसमें जस्टिस डिलीवर नहीं हुआ तो यही होगा। फिर दूसरा जो है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, इसका नाम है द डिमोलिशन। अब यहाँ पर देखिए, देयर वाज नो डिमोलिशन प्लान नॉर एनी डिमोलिशन मैन एंड विमेन, जस्ट ऑन द स्पर आउटबर्स्ट बाय अननोन एंटी सोशल एलिमेंट्स। दैट्स द एसेंस ऑफ द वर्डिक्ट बाय द स्पेशल कोर्ट इन लखनऊ। ये जो लखनऊ की स्पेशल कोर्ट है, उनका जो वर्डिक्ट है, उनका कहना यह है कि ना तो किसी ने प्लान किया था, ना कोई स्पेसिफिक यहाँ पर व्यक्ति थे, ऑल ऑफ द सडन एक आउटबर्स्ट हुआ और एंटी सोशल एलिमेंट्स ने इस मस्जिद को गिरा दिया है। अब इसी स्टेटमेंट को आप इस रिपोर्ट के साथ कंपेयर कीजिए, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 32 जितने एक्यूज्ड जो थे उनको एक्विट कर दिया गया है, यानी कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये तस्वीर एक बहुत ही फेमस फ़ोटो है, हर जगह पर अगर आप इंटरनेट पर बाबरी मस्जिद लिखेंगे तो भी आपको ये फ़ोटो मिल जाएगी। वीडियोस भी अवेलेबल हैं अगर आप देखना चाहें तो इट वाज ए
पब्लिक इवेंट, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में ये कुछ किया गया है और किसी को पता नहीं था। इतने सारे लोग वहाँ पर जमा थे, राइट। और इसके बाद कम्युनल राइट्स भी हुए थे। एंड देन वी नो कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे। एल के अडवाणी साहब ने रथ यात्रा निकाली, और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ना तो मुझे बीजेपी से कोई ऐसी दुश्मनी है या फिर प्यार है। सेम थिंग अप्लाइज विद कांग्रेस। ना तो मैं कांग्रेस के लिए बात करता हूँ या फिर उनके लिए काम करता हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। आई हैव ओनली वन कनेक्शन एंड दैट इज़ एजुकेशन, राइट। जो एडिटोरियल्स में लिखा गया है, जो आर्टिकल्स में लिखा गया है, उनको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की यहाँ पर मेरी कोशिश है। तो यहाँ पर जितने भी नाम दिए गए हैं, सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैंने इनको लिखा है और मैंने जानबूझकर किसी लीडर्स के नाम लिखे हैं। इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये सारे न्यूज़पेपर हर रोज़ प्रिंट होते हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, इनके एडिटोरियल्स आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होता है, एक दो ऐसे लोग आ जाते हैं और फिर वो ब्लेम करते हैं कि एज अ टीचर आप एक तरफ बात करते हैं। दैट इज़ नेवर मी, राइट। शायद कोई और करता होगा किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। एज फार एज आई नो, स्टडी IQ के ऊपर तो हम नहीं करते। वी आर नॉट हियर फॉर एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो दिस अप्लाइज टू ऑल फैकल्टीज़। आपको ये एक बायसनेस देखने को नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ आवर कमिटमेंट, राइट। तो यहाँ पर हैं कि BJP VHP के लीडर्स के बारे में या फिर उनका नाम लिखा गया है। और ये सारे वीडियोस में एक और धक्का दो, एक धक्का और दो, ये सारी चीज़ें भी हमें सुनने को मिली थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी बाहर के प्लेनेट के लोगों ने आकर या फिर दूसरे देश के लोगों ने आकर इसको गिरा दिया। हमारे देश के ही लोग ने इसको गिराया है। और जस्ट नॉट मी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी नवंबर 2020 में जो अयोध्या का वर्डिक्ट दिया गया, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि ये जो डिमोलिशन हुआ है, ये एक प्रकार से वायोलेशन है, एग्रीगियस वायोलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी कि एक भयंकर तरीके से जो कानून व्यवस्था है उसको तोड़ा गया है। तो यहाँ पर क्राइम तो हुआ ही है। अब प्रश्न यह है कि अगर क्राइम हुआ है, आई एम नॉट अगेंस्ट कि ये 32 लोगों को छोड़ दिया, तो कोर्ट ने छोड़ा है। हमारे देश में कोर्ट जिस प्रकार से काम करती, जो एविडेंस होंगे, ये सारी चीज़ों के आधार पर कोर्ट उनको छोड़ देगा, तो ठीक है। लेकिन कोई तो होगा इसमें, इतने लोग थे यहाँ पर, तो बाकी के लोग कहाँ पर हैं? अगर वो फेमस फेस भी नहीं है तो भी क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम और CBI क्रिमिनल ये जो सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें CBI भी इसका पार्ट है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वे सारे लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो बड़े नाम भले ही ना हो, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, उनको पकड़ा जाए और उनको कानून के सामने रखा जाए? और 30 साल हो गए, 30 साल में हम सिर्फ 32 लोगों के ऊपर ही ब्लेम कर रहे हैं, बाकी के लोग जो हैं वो कहाँ गए? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। द कोर्ट शिफ्ट्स द एंटायर ब्लेम टू द फेसलेस कार सेवक। फेसलेस कार सेवक यानी कि कौन था ये पता नहीं, लेकिन कुछ लोग थे। अब कुछ लोग थे, वो सारे लोगों का कॉन्फिडेंस आप समझिए कितना बढ़ गया होगा कि नेशनल लेवल पर उन्होंने जो किया वो पूरे देश में चर्चा हो रही है। एंड दे वुड बी फीलिंग, मिठाइयाँ बांट रहे होंगे वो लोग। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, बट द थिंग इज़, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए एक शर्म की बात है। हमारे देश के इतिहास को अगर आप देखें, राइट, आप चले जाइए इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उससे पहले और तब से लेकर आज तक आप देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि हमारे देश ने हमेशा से नए आइडिया, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। हमारे देशों में हिंदू राजाओं ने मुस्लिम मॉस्क्स बनाई हैं, मुस्लिम राजाओं ने हिंदू मंदिर बनाए हैं। पारसियों को जब ये पर्शिया, जो ईरान वाला पोर्शन था, वहाँ से जब उनको निकलना पड़ा, तो इट वाज आवर कंट्री, हमारे देश ने उनको गले लगाया। और आज पारसी कम्युनिटी जो है वो हमारे देश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आज से 1000 साल पहले हुआ था, राइट। दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद आपको भारत में देखने को मिलती हैं। दुनिया के सबसे पुराने चर्चेस, एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट जो हैं, वो 2000 साल पहले भारत आए थे केरला में। और सीरियो मालाबार क्रिश्चियन जो हैं,
उनको दुनिया के सबसे पुराने क्रिश्चियन कम्युनिटी माना जाता है। तो ये एक ऐसा देश जिसकी इसके रूट्स ऐसे हैं और इस देश में कुछ सालों से, फिर कुछ दशकों से, आज़ादी के बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही बुरी बात है। दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी एंड जुडिशरी स्टिल नीड टू आंसर। अभी भी कुछ प्रश्न जो हैं वो बाकी है और इसके जवाब देने चाहिए। सीबीआई का एक और ऑप्शन है, सीबीआई इस केस को चैलेंज कर सकता है, अपील कर सकता है हायर इलाहाबाद कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, क्वाड। अब क्वाड के बारे में आप जानते हैं, इट्स अबाउट 4 नेशंस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। सेकंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग क्वाड की जापान में होने वाली है। दुखद बात यह है कि शिंजो एबे साहब 2007 में उन्होंने क्वाड का कॉन्सेप्ट दिया और अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने स्टेप डाउन किया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ हफ्तों पहले की बात है। एनीवे, तो शिंजो एबे साहब ने जब क्वाड का आइडिया दिया था तो उस टाइम पर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो विजिबल नहीं थी, इट वाज अबाउट टू हैपन। और अमेरिका उस टाइम पर सिर्फ अकेला एक ताकतवर देश था, यूनिपोलर मोमेंट था अमेरिका का। लेकिन उसके बाद चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बदल गई। जापान और ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पर चाइना में जो बूम चल रहा था, तो चाइना के साथ रिलेशन, इकोनॉमिकल बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस करके, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करके वो प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना चाहते थे एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई और फिर चाइना का भी दबदबा बढ़ता गया। और अब चाइना जो है वो क्वाड को एशियन वर्जन कहता है नाटो का। ये क्वाड जो है ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए है। एज यू कैन सी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हैं यूएसए एंड दिस इज़ जापान। तो ये रहा इंडियन ओशन और ये रहा पैसिफिक ओशन। जिस प्रकार से चाइना का मिसबिहेवियर बढ़ता गया है, चाइना को लगा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में, ईरान, रशिया, इन सारे देशों के साथ बिजी हैं, कॉन्टिनेंटल चैलेंजेस हैं, तो वो सी वर्ड नहीं देखेगा कि पानी में क्या हो रहा है, ये सारे रीजन में क्या हो रहा है, उसके ऊपर अमेरिका फोकस नहीं करेगा। तो फिर चाइना ने 9 डैश लाइन कर दिया। जिबूटी नाम का एक अफ्रीका का जो देश है, यहाँ पर है जिबूटी, ये छोटा सा देश जो आप देख रहे हैं, दिस इज जिबूटी। तो चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस उन्होंने जिबूटी में बना दिया। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये जो जिबूटी वाला पोर्शन है, दिस इज़ रेड सी, और यहाँ से फिर इजिप्ट में कौन सी वो नहर है, इट्स सुएज कैनाल, सुएज कैनाल से आप मेडिटेरेनियन से, तो यूरोप का जो बिज़नेस इन सारे देशों के साथ होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से और फिर यहाँ से पास होती है। तो जिबूटी को कंट्रोल कर लिया तो फिर ये पूरा रीजन आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरे देशों के भी मिलिट्री बेस हैं, यूएसए, फ्रांस, यूके का भी हैं, आई थिंक जर्मनी का भी है, एंड देन वी हैव, आई एम नॉट श्योर अबाउट जर्मनी, लेकिन यूएसए तो है ही, यूके भी है वहाँ पर, आई थिंक फ्रांस इज ऑल्सो देयर, एंड नाउ यू हैव चाइना। चाइनाज डिसमिसल ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, फिलीपाइंस ने केस किया था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन है उसको लेकर, और जो वर्डिक्ट आया ये चाइना के खिलाफ आया, तो चाइना ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तब जाकर दुनिया को पता चला कि चाइना जो है वो मिसबिहेव करने लगा है। और उसके बाद ये 2007 में जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया था क्वाड का, तो उस टाइम पर इसके ऊपर इतना कोई खास विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था, लेकिन चाइना के बिहेवियर ने कहीं ना कहीं ये चारों देशों को एक्टिवेट कर दिया कि अब आप ये ग्रुप बनाइए। द क्वाड नेशंस नीड टू बेटर एक्सप्लेन दैट द इंडो पैसिफिक विजन is an overarching framework that is being discussed in a transparent manner with the objective of advancing everyone's economic and security interests. चाइना का ब्लेम ये है कि ये तो एक प्रकार का नाटो है एशिया का, लेकिन ये बात गलत है। वो दूसरे देशों को भी डराता है कि ये 4 देश मिलकर आपको कंट्रोल कर लेंगे और सारी चीज़ें ये 4 देश ही डिसाइड करेंगे। बट एक्चुअली में क्वाड नेशंस को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी, बताना होगा दूसरे देशों को, छोटे बड़े सभी देशों को, कि क्वाड जो है ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगा, काम कर रहा है, और हर एक देश, जितने भी लिटोरल स्टेट है, जो भी देश इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, सभी देशों के हित के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा और दूसरे देशों को भी यहाँ पर इनवाइट किया जाएगा। 2016 में चाइना ने खुद अपना क्वाड बनाया, उसमें अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और तजिकिस्तान नाम का एक ग्रुप बनाया। उसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और चाइना, ये तो क्वाड, ये जो 4 देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बना रहे हैं, तो बाकी के चाइना ने भी 2 क्वाड इस प्रकार के
बनाए हैं। ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से, ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से बहुत सारे नए चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और 2007 में जो ये 4 देशों के लोग चाइना के बारे में जो सोच रहे थे, आज का ज़माना जो है वो टोटली डिफरेंट है। आज लोगों को पूछेंगे तो चाइना के बिहेवियर से लोग जो हैं वो काफ़ी घबराए हुए हैं और काफ़ी एक शक की नज़र से चाइना को देख रहे हैं। तो ये जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, ये एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी है कि ये 4 देश मिलकर पूरी दुनिया को समझाएं, जितने भी देश यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको, जितने भी देश यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उनको ये कन्विंस करें कि ये 4 देश मिलकर आपके हित के लिए काम करेंगे और दूसरे देशों को भी यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा। और सिर्फ मिलिट्री चाइना को कंट्रोल करने के लिए ये नहीं है, डिज़ास्टर रिलीफ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके क्वाड जो है वो इस रीजन में करेगा। मूविंग ऑन, द चैलेंज ऑफ चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हेल्थ बिहेवियर यानी कि हमारी डाइट, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, स्लीपिंग, स्मोकिंग, सब्सटेंस यूज़, दूसरी सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ख़ास करके जब एपिडेमिक का एक जब फेज़ होता है, जैसे कि अभी कोविड-19 का कहर जो चल रहा है। तो सिर्फ लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करना पर्याप्त नहीं है, राइट। टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं करनी है, लेकिन वो इनाफ नहीं है। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की बात करें, राइट, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विस उन सारे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने में कैपेबल हैं, वे सारे ग्रुप्स जो ग्रेटर रिस्क में हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि वे सारे ग्रुप्स, वे सारे लोग जो ग्रेटर रिस्क की कैटेगरी में, उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना वायरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोरोना वायरस की शुरुआत हुई हमारे देश में, तो उस टाइम पर लॉकडाउन का फेज़ था और उस टाइम पर धारावी, जो मुंबई में एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है, तो वो एक ग्रेटर रिस्क पॉइंट था। इसको एक क्या कहते थे, उसका नाम था टिकिंग बॉम्ब कहते थे उसको। धारावी इज़ ए टिकिंग बॉम्ब के इटली में जो हालत हुई वही धारावी की होगी, लेकिन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये ग्रेटर रिस्क में तो वहाँ पर लोग थे ही, तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या हम उनको, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को क्या हम आइडेंटिफाई करने की हमारे अंदर, हमारी सिस्टम के अंदर क्षमता है? जब तक हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक हम उनकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। होगा ये कि एक बार उनको कोरोना वायरस हो गया या फिर सिम्टम्स दिखे, उसके बाद हम उनकी टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग जो है ये बहुत ही लिमिटेड है। पॉजिटिव रिजल्ट या फिर नेगेटिव है तो घर चले जाइए, पॉजिटिव है देन यू नो व्हाट टू डू, यानी कि क्वारंटीन और ये सारी चीज़ें होगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर ये जो आर्टिकल है मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि ये एक और प्रोएक्टिव लेवल की बात हो रही है। प्रोएक्टिव इन द सेंस कि आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन कौन से इसके ऐसे रिस्की ग्रुप्स हैं। अब प्रश्न ये होता है कि रिस्की ग्रुप्स को आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया या फिर करना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए एक अच्छी सोशल अंडरस्टैंडिंग कि समाज किस प्रकार से काम करता है, राइट, लोग किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, क्या क्या उनके चैलेंजेस हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम ऐसी कोई ख़ास स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। और जो मेन रोल है पब्लिक हेल्थ एक्शन का कि प्रिवेंट किया जाए कोई भी डिजीज़ जो है वो उसको, उसके स्प्रेड को प्रिवेंट किया जाए, तो वो स्ट्रेटजी के बिना हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। एक और एस्पेक्ट यहाँ पर दिया गया, द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ अवेयरनेस इन हेल्थ बिहेवियर। बहुत सारे लोगों को हमें पता है कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, राइट। अब देश में सिस्टम ये हो गई है कि अगर कोरोना वायरस के केसेस कंट्रोल में हैं तो ये इंस्टीट्यूशन की तारीफ़ की जाती है, सक्सेस जो है वो इंस्टीट्यूशन का है। और अगर किसी ग्रुप में किसी लोगों को कोरोना वायरस हुआ तो वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का, उन लोगों का फेलियर है, उन्होंने ध्यान नहीं रखा इसलिए ये हुआ, इज़न्ट इट? तो ये सिचुएशन जो है ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमने पहले से ही ग्रुप को
आइडेंटिफाई, ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हर किसी को पता है मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, राइट, मास्क एटिकेट्स को फॉलो करना है एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़, हेल्थ केयर वर्कर्स, राइट, इनको कोविड-19 के केसेस आते हैं और हम सोचते हैं कि इतनी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी वो ये लोग जो हैं वो क्यों इसकी चपेट में आ रहे हैं? बिकॉज उनका जो प्रोफेशन है, उनका जो बिजनेस है, उनका जो ट्रैवलिंग पैटर्न है, राइट, ये सारी चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग ही इसके रिस्क में हैं। आपका लाइवलीहुड किस प्रकार का है? क्या आप घर से काम कर सकते हैं? वे सारे लोग जो आज घर से काम कर सकते हैं, या फिर वे सारे लोग जो हर रोज़ ऑफिस ना जाए तो भी उनका काम चल जाएगा एंड थिंग्स लाइक, तो ऐसे लोगों के ऊपर रिस्क बहुत कम है। लेकिन वे सारे लोग जिनको भीड़ में जाना ही है, तो ये इनकी चपेट में आ रहे हैं। तो ये सारे वल्नरेबल लोग हैं। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई देम। यही इसका क्रक्स है कि इसको आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ फियर जनरेशन से कुछ नहीं होगा। एपिडेमिक डिजीज एक्ट एक वक्त था जब इसका इम्प्लीमेंट मीन्स इसको एनफोर्स किया जाना था। पुलिस नो डाउट कई जगह पर फाइन्स और ये सारी चीज़ें कर रही है, तो थोड़ा बहुत डर होना भी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि डर ही नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ प्रीचिंग से, सिर्फ फोर्स से आप इसको, लोगों की आदत नहीं बदल सकते हैं। लोगों की आदत जो हैं वो उनके जीवन, उनके समाज, किस प्रकार की सोसाइटी या फैमिली ग्रुप में वो रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें जब आइडेंटिफाई की जाए, इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाई जाए, तब एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि लोग जो हैं वो वॉलंटरली, आप जैसा कहेंगे वैसा वो करेंगे, क्योंकि वो उनके जीवन में ऐसा कोई ख़ास बड़ा बदलाव क्रिएट नहीं कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। शायद यही वजह है कि बहुत सारे देशों में लॉकडाउन की ही आवश्यकता नहीं रही। हमें लगता है कि वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन है। ऑफ कोर्स यस, जापान की बात करें तो डिसिप्लिन में जापान के लोगों का नाम आता है, नंबर है। लेकिन सरकार भी जो है वो, उनको भी पता है कि कौन सी चीज़ें काम करेगी और कौन सी चीज़ें यहाँ पर काम नहीं करेगी। अगर शायद जापान में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया जाता तो वो शायद काम ना करता, क्योंकि जिन लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो कहेंगे कि भाई आप हमें बता दीजिए क्या करना है, व्हाई यू आर फोर्सिंग अस इनसाइड आवर होम, इजंट इट? एनीवे, मूविंग ऑन, इम्प्यूनिटी इन हथरास, ये एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ हमारे देश में, और ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं हमारे देश में, एंड दिस इज़ वेरी सैड। एक 19 साल की लड़की दलित कम्युनिटी की थी, और गैंग रेप इनका किया गया और फिर उनको मार दिया गया। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने ही उनकी जो, उनको लास्ट राइट्स जो हैं वो किए पुलिस वालों ने, यानी कि जो व्हाट वी से द राइट वर्ड इज़, ये जो चिता जो हैं उसमें आग भी पुलिस वालों ने लगाई, और उस टाइम पर उसके परिवार के कोई भी सदस्य भी, मीन्स परिवार वालों को पता भी नहीं था, और सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी ताकि कोई एविडेंस और ये सारी चीज़ें ना रहें। और ख़ास करके बहुत सारे रीजन में, गाँव में इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी जो है वो आज भी गाँव में आपको देखने को मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो 75 ईयर्स पहले बता दिया कि हर एक व्यक्ति इक्वल है, लेकिन आज भी इसका ऐसा कोई ख़ास इम्प्लीमेंटेशन जो है, गांव में जाएं तब पता चलेगा कि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं, और इतनी ज़्यादा कि जो दलित हैं या फिर पीड़ित जो कम्युनिटीज़ हैं, तो उनके मेल्स के बीच में, पुरुषों के बीच में कोई झगड़ा है और फिर गुस्सा निकाला जाता है, महिलाओं के ऊपर रेप किया जाता है, मर्डर किया जाता है, और इस प्रकार से कंट्रोल जो है वो रखा जाता है, एक जो भी डोमिनेटिंग कास्ट है। तो इस प्रकार से चीज़ें बहुत सारी जगहों पर आज भी चल रही हैं। और इसमें अब देखिए कि पुलिस वाले भी जब जो आपकी रक्षा करने के लिए हैं वही लोग क्रिमिनल्स के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर आप किसके पास जाएंगे, राइट? यू हैव नो वेयर टू गो। फिर क्या समाज, फिर क्या देश, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, कौन विश्वास करेगा इन सारे मीन्स कंफर्ट लेवल पर बैठकर इन सारी चीज़ों की बात हो सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जब हम देखें तब लगता है कि क्या आप उनको बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या वो भरोसा करेंगे कि ये लोग हमारी मदद कर पाएंगे जब पुलिस ही ऐसी चीज़ें करती है? और ऐसा नहीं है कि हर एक पुलिस वाला ऐसा है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन दाग तो हर किसी के ऊपर लगते हैं, क्योंकि हम सबसे विजिबल चीज़ें जो हैं उसको आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म, इज़न्ट इट? तो हर कोई पुलिस वाला फिर एक ही कलर का हो जाएगा ऐसे इंसिडेंट्स के बाद।
और कुछ टाइम से आप अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। अब कुछ ऐसे गैंगस्टर्स हैं, उनको मार दिया गया, मारा जाता है, एनकाउंटर किया जाता है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट भी इससे परेशान है, नाराज़ हैं। लेकिन एक तरफ डिलेमा ये है कि एक तरफ अगर इन लोगों को आप जेल में डालेंगे तो जेल में भी उनके पास सारी फैसिलिटीज़ पहुंच जाएगी, और अगर बाहर उनको ऐसे ही रखा गया तो फिर वो मर्डर करते रहेंगे, और उनके जो भी गैंग के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे ऐसे गलत काम करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही कैच, इसको सॉल्व करने के लिए आई थिंक जैसे हमने बात की, पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, हर एक माइलस्टोन जो, हर एक पॉइंट जो है इसके ऑपरेशन का, जब तक क्लीन नहीं होगा, एक सिंक में ये काम नहीं करेंगे, तब तक आई डोंट थिंक सो कि ऐसे बदलाव कोई ख़ास हमें देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काफ़ी दुरुपयोग किया जा रहा है, और CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को नेम एंड शेम किया गया, उनके बड़े बोर्ड्स लगाए गए थे, तो ये हैं। पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में आप जानते ही हैं, हमने कई बार इसके बारे में बात की है कि पॉलिटिकल दबदबा, फिर पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं, आपकी नौकरी की तो सिक्योरिटी है, लेकिन किस जगह पर आप पोस्टेड रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट विल बी डिसाइडेड बाय पावरफुल पीपल, पॉलिटिकली पावरफुल पीपल जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा SP, कौन सा SI, कौन सा कांस्टेबल कहाँ पर रहेगा, नहीं रहेगा, तो ऐसे अगर लोग हमारे पास हैं, या फिर ऐसी एक सिस्टम से आप जस्टिस जो हैं, स्विफ्ट जस्टिस और राइट टाइम पर जस्टिस की डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। यू कैन ऑफ कोर्स डाउनलोड द PDF, और डाउनलोड करने के बाद ये कुछ न्यूज़ आइटम्स को ऊपर से देख लीजिए, उसके बाद न्यूज़पेपर्स में इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।